हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में। पर्टर्बेशन थ्योरी की थोड़ी थोड़ी सी बेसिक्स की भी चर्चा करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है इन द एग्जाम ऑफ CSIR नेट की बात करें या हम गेट की बात करें। तो टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से गेट में भी सवाल आते हैं और नेट का तो फेवरेट टॉपिक है ही। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी है क्या। पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, ये टॉपिक मेरा सेलेक्ट करने का रीजन ये है कि ये काफी फेवरेट टॉपिक है CSIR का भी और गेट का भी, तो काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछ जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम पर्टर्बेशन के बारे में बात करें तो व्हाट इज पर्टर्बेशन। पर्टर्बेशन इज सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस इन अ पर्टिकुलर सिस्टम। लाइक हमारे पास कोई भी एक सिस्टम दिया गया, ठीक है, मान लो हमारे पास 1D बॉक्स है, 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, किसी भी तरह का सिस्टम हो सकता है। उसमें हमें क्या करना है, कोई डिस्टर्बेंस ऐड कर दिया। डिस्टर्बेंस का मतलब समझ रहे हो ना। लाइक हमने क्या किया, हमारे पास ये क्या था, क्या ये 1D बॉक्स है, बिल्कुल है। ये इन्फिनिटी यहाँ भी इज इक्वल टू 0, क्या इस तरह का था। हमने क्या किया, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस इसमें ऐड कर दिया, इस तरह से हो गया। सिस्टम जो था कुछ इस तरह से हो गया। क्या अभी तक यहाँ जो पोटेंशियल था वो 0 था। अब यहाँ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी है ही, बट जो मिड वाला पोटेंशियल था इसको हमने 0 से हटा के सब फंक्शन ऑफ x कर दिया। अब जो यहाँ पर जो पोटेंशियल है दैट इज सम फंक्शन ऑफ x। क्या बात है, क्लियर। यही सिंपल पर्टर्बेशन है। पर्टर्बेशन में कुछ अलग बात नहीं है। हमें करना क्या है, कोई भी एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम में हमने क्या करना है, एक छोटा सा डिस्टर्बेंस, एक छोटा सा पोटेंशियल लगा देना है। ठीक है, मान लो एक पार्टिकल, भाई करेंगे क्या, हमारा एक पार्टिकल 1D बॉक्स में घूम रहा था, हमने क्या किया, एडिशनल पोटेंशियल लगा दिया। कोई भी कांस्टेंट पोटेंशियल हो सकता है और डिस्टेंस वेरिंग पोटेंशियल हो सकता है, टाइम वेरिंग पोटेंशियल हो सकता है। हालांकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स की बातें नहीं करेंगे, वो करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी में। स्टार्टिंग जो हम लोग करेंगे वो करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। तो इसकी जो बाइफर्केशन है कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, क्लियर। और दूसरा बाइफर्केशन क्या हो सकता है इसका, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, क्लियर है 100%। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट तरह के सवाल आते हैं जो इनमें भी केस बनते हैं। हम लोग अभी फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम इंडिपेंडेंट की आज बातें कर रहे हैं। तो टाइम इंडिपेंडेंट में जो केसेस बन सकते हैं हमारे पास, नॉन डीजेनरेट केस हो सकता है। मतलब जो एनर्जी वैल्यूज, जो भी एनर्जी आइगन वैल्यूज हैं उसमें हम कोई भी डीजेनरेसी नहीं है। लाइक हम सिंपल अगर 1D की बात करें तो 1D में कोई डीजेनरेसी होती है क्या, कोई डीजेनरेसी होती है, नहीं होती है। इसका मतलब है हम अगर 1D बॉक्स की बात करें तो वो नॉन डीजेनरेट केस में आ जाएगा। लेकिन अगर हम डीजेनरेसी की बात करें, अगर हम डीजेनरेट केस की बात करें तो डीजेनरेट केस में क्या होगा, 2D बॉक्स में वो जो फर्स्ट लेवल है, ग्राउंड स्टेट लेवल है, उसको छोड़ के जब हम फर्स्ट एक्साइटेड से सेकंड एक्साइटेड से जाते हैं तो वहां पर हमें डीजेनरेसी देखने को मिलती है। उसी की बातें हम यहाँ पर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे हम लोग नॉन डीजेनरेट टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी से। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से लेंगे, कुछ टाइम वेरिंग पोटेंशियल्स लेंगे। करते क्या है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं चीजों को, इस पे बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो आई होप यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि टाइम जो इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है, जिसकी हम लोग शुरुआत में बात करने जा रहे हैं, इसमें करते क्या है। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, ठीक है, नॉन डिजेनरेट केसेस की बात करेंगे स्टार्टिंग में। अब मान लो हमें करना क्या है वास्तविकता में। हमारे पास हमारे पास एक सिस्टम था, यही सिंपल 1D बॉक्स ले लिया हमने। क्या लिया, 1D बॉक्स ले लिया। यहाँ पे v इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे v इज इक्वल टू इन्फिनिटी और यहाँ पे v इज इक्वल टू 0। अगर हम इसका हैमिल्टोनियन लिखें तो इसका हैमिल्टोनियन सिंपली लिख सकते हैं क्या, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर x अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस v ऑफ x, जहाँ पे v ऑफ x क्या है इसके लिए 0 फ्रॉम, ये मान लो 0 है, हमने एंटीसिमेट्रिक ले लिया। ठीक है, हमने एंटीसिमेट्रिक लिया और यहाँ 0 से a ले लिया। तो यहाँ 0 कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके a तक। ठीक, उसके बाद क्या है, जैसे ही हम 0 के इधर या a के उधर जाएंगे तो हमारे पास जो पोटेंशियल होता है सिंपली इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए हैमिल्टोनियन लिख रहे हैं तो दिस इज द हैमिल्टोनियन विदाउट एनी पर्टर्बेशन, दिस इज द हैमिल्टोनियन विदाउट एनी पर्टर्बेशन। तो इसके लिए हैमिल्टोनियन क्या लिख सकते हैं, इसको हम h0 से भी दिखाते हैं, h0 से भी दिखाते हैं। तो h0 क्या आ गया हमारे पास, माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डेल d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर, यही होता है सिंपल हैमिल्टोनियन। ठीक, अब हमने क्या किया, नाउ वी एडेड अ स्मॉल पर्टर्बेशन। हमने क्या किया, वी एडेड अ स्मॉल पर्टर्बेशन। हमने जब पर्टर्बेशन ऐड किया, हमने एक पर्टर्बेशन ऐड करने का मतलब क्या है, हमने एक पोटेंशियल लगा दिया। यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, मतलब यहाँ पे v डैश हमने पोटेंशियल लगा दिया।
क्या किया हमने, वी डैश पोटेंशियल लगा दिया। अगर हमने वी डैश पोटेंशियल लगाया है इसका मतलब क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टोनियन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। तो जनरली हम लोग जो पोटेंशियल हमने जो भी लगाया है इसको हम इन द टर्म्स ऑफ एच भी दिखा सकते हैं। मान लो इसको एच डैश बोल दिया, इसको अलग अलग तरीके से नाम दिए जा सकते हैं। मान लो हमने इसका नाम दे दिया एच डैश, क्लियर है। अब हमने क्या किया कि इस एच डैश को इस ओरिजिनल हैमिल्टोनियन में लगाया, तो हमारे पास हैमिल्टोनियन जो है वो नया बन जाएगा, है ना। हैमिल्टोनियन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जो मान लो ये जो नया वाला हैमिल्टोनियन है एच, ये क्या हो गया हमारे पास, ओरिजिनल जो हैमिल्टोनियन था एच जीरो, और उसमें जो नया हैमिल्टोनियन है एच डैश, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास नया हैमिल्टोनियन बन गया, हमारे पास नया हैमिल्टोनियन बन गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, मजा आया। अच्छा भाई, तो ये जब नया हैमिल्टोनियन बन गया है, तो जब ये हमारे पास, भाई वास्तविकता में क्या होता है कि अगर हमने एच नॉट को साई पे एक्ट किया, इसका जो वेव फंक्शन है, इसका वेव फंक्शन क्या होता है हमारे पास, साई एक्स इज इक्वल टू √2/a साइन n पाई एक्स अपॉन a। सिंपल ही होता है, सिंपल ही होता है। अच्छा, तो अगर हम एच नॉट को साई पे एक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, e इंटू साइन। जहां पे जो भी मान लो हम फर्स्ट जो ग्राउंड स्टेट अगर वेव फंक्शन लेंगे, हमने यहाँ पे क्या लिया, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन लेंगे, जहाँ पे n की वैल्यू 1 होती है, तो एनर्जी क्या आ जाएगी, E1 आ जाएगा यहाँ पे। और E1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। भाई क्योंकि En हम क्या लिखते हैं सिंपली, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2 ma स्क्वायर। तो हमारे पास E1 क्या आ गया, E1 क्या आ गया, n की वैल्यू 1 लग दी, हमारे पास ये आ गया। तो वास्तविकता में जब हम इस हैमिल्टोनियन को वेव फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू जो मिलती है उस पर्टिकुलर जो आइगन स्टेट है उसके करस्पॉन्डिंग मिलती है। तो अगर हम यहाँ पर उसी पर्टिकुलर आइगन स्टेट पे इस हैमिल्टोनियन की जगह नया हैमिल्टोनियन चिपका दें, हम उसी सेम पर्टिकुलर आइगन स्टेट पे हम नया हैमिल्टन चिपका दें, तो क्या एनर्जी चेंज हो जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमने क्या किया, अब एच नॉट की जगह हमने नया हैमिल्टन चिपकाया एच साई 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास नई एनर्जी आएगी। मान लो यहाँ पे आ गई E1 और यहाँ डैश मान लो E1 डैश इंटू साई 1, E1 डैश इंटू साई 1। तो यहाँ पे E1 डैश क्या है, E1 डैश इज द न्यू एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द न्यू सिस्टम विच इज परटर्ब्ड। तो परटर्ब्ड सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास ये एनर्जी आ जाएगी, सिंपल। अच्छा भाई, परटर्ब्ड सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एनर्जी आ गई। अब इस एनर्जी को कैलकुलेट करना ही हमारे पास मेन मोटो है कि अगर हमें इस एनर्जी को कैलकुलेट करना है, किसको हमें En1 को कैलकुलेट करना है। En1 सॉरी En1 नहीं, इसको सिर्फ En डैश लिख लो, ठीक है। En डैश को हमें कैलकुलेट करना हमारा मेन मोटो है। तो इस En डैश को हम लिखते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स के टर्म्स में। कैसे लिखते हैं, डिफरेंट चीजों के कॉम्बिनेशन में, है ना। तो जो वास्तविकता में En है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी एनर्जी में करेक्शन है, ये क्या है, करेक्शन इन द एनर्जी, या बोल सकते हैं टोटल एनर्जी। ये क्या है हमारे पास, टोटल करेक्टेड एनर्जी, टोटल करेक्टेड एनर्जी, टोटल करेक्टेड एनर्जी, ठीक। तो टोटल करेक्टेड एनर्जी क्या है, जो पहले एनर्जी थी E0 वो तो अब भी रहेगी, या सॉरी E1 माना था हमने, E1 जो पहले थी वो तो रहेगी, उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी जो ऐड हुई है, एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हुई है। मान लो आपके पास कुछ भी इसको मान लो आप E0 डबल डैश मान लो, ठीक है, E0 डबल डैश 1, ठीक। अब जो ये एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड हुई, दिस इज व्हाट, परटर्ब्ड एनर्जी, दिस इज व्हाट, परटर्ब्ड एनर्जी, दिस इज परटर्ब्ड एनर्जी। और इस परटर्ब्ड एनर्जी को हम डिफरेंट ऑर्डर्स के टर्म्स में लिखते हैं। कैसे, इसको हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर, इस तरह से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक, प्लस सेकेंड ऑर्डर करेक्शन, ठीक। एन अगर कर रहे हैं तो एन ही लिख लेते हैं, ठीक है, En, ठीक। अगर nth लेवल की बात करें En1 En2 प्लस सो ऑन। नहीं आया, सुनो ध्यान से, हमने किया क्या यहाँ पर, हमने किया कि जो टोटल एनर्जी, भाई हमारे पास ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था H0, ठीक। हमने क्या किया, सिस्टम में पर्टर्बेशन डाला। जब सिस्टम में पर्टर्बेशन डाला तो हैमिल्टोनियन चेंज हो गया, हैमिल्टोनियन चेंज हो गया, और हैमिल्टोनियन चेंज हुआ तो एनर्जी की आइगन स्टेट्स भी चेंज होगी, एनर्जी की आइगन वैल्यूज भी चेंज होगी। तो एनर्जी की जो नई आइगन वैल्यू आ गई दैट इज द समेशन ऑफ जो प्रीवियस एनर्जी थी प्लस न्यू एनर्जी। और जो न्यू एनर्जी भी आ रही है दैट इज नॉट अ सिंगल एनर्जी, इसको हम सिंगल फेज में कैलकुलेट नहीं करते, इसको हम डिफरेंट स्टेप्स में कैलकुलेट करते हैं। पहला हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर सेकंड ऑर्डर जो करेक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी, फिर सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, फिर थर्ड ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। इस तरह से इसको कैलकुलेट करके हम टोटल करेक्शन कैलकुलेट करते हैं कि एनर्जी में टोटल करेक्शन कितना हुआ। क्या मेरी बातें क्लियर है, पक्का 100%? अच्छा भाई,
तो ये हमने किया टोटल करेक्शन। अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी बात हम करते हैं। अच्छा आज बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो बात अपने को समझ आई है कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी में कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन चीज, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसका सिंपल फॉर्मूले वाली बात आ गई। किसकी बात आ गई है, फॉर्मूले की। क्या होता है फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी इज सिंपली नथिंग बट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन या परटर्ब्ड पोटेंशियल या जो एक्स्ट्रा एडिशनल पोटेंशियल है उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी है वो होती है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या, साई एच डैश साई। सिंपल। क्या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एच डैश साई डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, लिमिट्स लगाएंगे जिस भी रेंज में हमें परटर्बेशन है वो दिया गया। लिमिट्स इन द रेंज ऑफ परटर्बेशन, इन द रेंज ऑफ परटर्बेशन। क्या मेरी बात है क्लियर है, पक्का। अच्छा, अब इस पे जब एक सवाल करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है। ठीक है, क्वेश्चंस को अप्रोच करना ही मेन बात है यहाँ पे कि भाई हमें तो क्वेश्चन करना है, प्रॉब्लम जो भी हमें दी गई है पेपर में, है ना। तो प्रॉब्लम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। मान लो हमारे पास एक सिस्टम दिया गया है, सिंपल एक 1D बॉक्स से शुरुआत करते हैं। हमारे पास 1D बॉक्स दिया गया था इस तरह से, दिस इज अनपर्टर्ब्ड, ठीक। और हमने क्या किया, इसमें पर्टर्बेशन ऐड किया। पर्टर्बेशन जो ऐड किया दैट इज सम काइंड ऑफ एच डैश इज इक्वल टू, या हम बोल सकते हैं वी नॉट, एच डैश इज इक्वल टू वी नॉट। एक कांस्टेंट पर्टर्बेशन हमने ऐड किया, जो कि हमने ऐड किया इस, जो मान लो यहाँ पे 0 था, यहाँ पे a था, ठीक। हमने ये जो पर्टर्बेशन ऐड किया दैट इज एडेड इन द रेंज x टू a, सॉरी 0 टू a, ठीक है। ये पर्टर्बेशन हमने कहाँ ऐड किया, 0 से a तक हमने पर्टर्बेशन ऐड किया, सिंपल सा। अच्छा, अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी। क्या होगा, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी हम सिंपली क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या यही लिखते हैं, सिंपल। अच्छा, क्या होता है, साई स्टार एच डैश साई डी एक्स, करेक्ट। साई क्या होता है इस केस में, क्या साई को हम भी लिखते हैं, साई इज इक्वल टू √2/a √2/a साइन n पाई x बाई a, सिंपल। ये वैल्यू जो भी वेव फंक्शन क्या उठा के यहाँ डाल दो, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन क्या आ जाएगा, en1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर ये इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा सेम ही आएगा, इसका से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, जो कांस्टेंट पोटेंशियल V नॉट इंटू इसका स्क्वायर, यानी 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाई a इंटू डी एक्स, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू, करेक्ट है, पक्का। अच्छा, क्या आ गया यहाँ से, V नॉट हमने बाहर निकाला 0 से a 2/a को भी आप चाहो तो इसको ऐसे लिख रहेंगे, 2/a साइन स्क्वायर n पाई x बाई a dx, करेक्ट है। ध्यान से देखो तो दिस इज, इसको हम जो कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, आप 2/a को बाहर निकालो, साइन स्क्वायर x का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो 1 माइनस कॉस 2x करके करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कुछ आएगा, उसको आप क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, कहाँ करूँ, यहाँ कर देता हूँ कि en1 हमारे पास सिंपली कितना आया, V नॉट इंटू 2/a, और इसका जो अब जब लिमिट रखोगे, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा a/2। समझ लो ना क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2x होगा तो 1 का जब करोगे, अब 1 2 है तो ये वो वाला 2 है, और जब 1 का करोगे तो a हो जाएगा, x करोगे लिमिट रखोगे a हो जाएगा, और साइन वाले का जब करोगे, सॉरी कॉस का करोगे तो साइन हो जाएगा, उसमें लिमिट्स रखोगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिंपल। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, V नॉट, आंसर क्या है, V नॉट। अब समझने वाला संदेश क्या यहाँ से निकल रहा है, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो जब हमने ये स्टेप करी, हम यहाँ पर h डैश की जगह रखे V नॉट, यहाँ हमारे पास लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a साई स्टार साई dx, यही तो था हमारे पास, और साई स्टार साई की वैल्यू यही है। जब हमने साई स्टार साई लिखा तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द साई स्टार साई, दिस इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, कहाँ पे, 0 से a तक, 0 से a तक पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1,
तो आपका आंसर क्या है v इंटू वन, यानी आंसर क्या है v नॉट, मतलब भाई v नॉट इंटू वन यानी v नॉट। तो क्या आंसर वही आएगा। आप इंटीग्रेशन करके आओगे तब भी यहीं पर आओगे, आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रखोगे तब भी यहीं पर आओगे। क्या बात है, क्लियर है, पक्का। अच्छा अब सोचो मैं क्या करूं, डायरेक्टली क्या करूं, मैं आपको दे दूं कि जो परटर्बेशन है दैट इज एडेड इन द रेंज ऑफ 0 टू a/2, 0 टू a/2, ठीक। तो आप क्या करोगे, सिंपल सेम परटर्बेशन v नॉट, h डैश क्या है v नॉट, तो आप क्या करोगे en1 इज इक्वल टू दैट v नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी इन दिस रेंज। भाई यहाँ पर हम लिमिट्स क्या रखेंगे, 0 से a/2, तो 0 से a/2 तक जब साइज स्टार साइज करेंगे तो ये जो साइज स्टार साइज इज द प्रोबेबिलिटी इन द रेंज फ्रॉम 0 टू a/2, और 0 से a/2 तक हमारे वेव फंक्शन इस तरह से होता है। और यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आधी। 0 से a तक क्या होता है, आधी, यानी v नॉट इंटू 1/2, यानी आंसर क्या जाएगा v नॉट बाई, सिंपल, खत्म बात। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट। अब यहाँ पे एक चीज और क्या कर सकते हैं, कि हम लोग अगर हमें मान लो जो परटर्बेशन था वो रेंज दी गई है 0 से लेके a/4 तक, तो हमारे पास जो ओरिजिनल जो वेव फंक्शन था कुछ इस तरह से दिख रहा था। यहाँ पे हमारे पास a/2 था, और a/4 कहाँ पर है, यहाँ पर इतनी जगह में, ये a/4 वाला है। 0 से a/4 ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी आधे नहीं करनी कि यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर हाफ, यहाँ पर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग है और यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग है, ठीक है। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हो तो हमारे पास कुछ अलग आता है, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करते हो तो कुछ अलग आता है। इसकी जो वैल्यू क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 प्लस 1/2 पाई, सॉरी यहाँ से यहाँ तक -1/2 पाई, ठीक है, -1/2 पाई। ये प्रोबेबिलिटी होती है इन द रेंज 0 टू a/2, रेंज 0 टू a/2, और a/2 से, सॉरी a/4 से लेके a/2 तक क्या होता है 1/4 प्लस 1/2 पाई, यानी वास्तविकता में यहाँ 1/4 से थोड़ी कम होती है और यहाँ 1/4 से थोड़ी ज्यादा होती है। तो अगर आपको सेम परटर्बेशन दिया गया है इन द रेंज ऑफ 0 टू a/2, तो आप इस प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई करोगे, ना कि 1/4 का। तो इसमें आंसर क्या जाएगा, v नॉट इंटू दिस क्वांटिटी। यहाँ पे क्या जाएगा, v नॉट इंटू दिस क्वांटिटी। अगर कांस्टेंट परटर्बेशन की बात कर रहे हैं तो हमें सिंपली क्या करना है, दैट कांस्टेंट परटर्बेशन into the probability in the given range of the perturbation। क्या मेरी बात है क्लियर है? अगर बात क्लियर है तो इसको उतारो, और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो उतारो। अब मान लो हमें क्या करना है कि कांस्टेंट परटर्बेशन की तरह एक जगह एक जो डिस्टेंस वैरिंग परटर्बेशन दे दिया गया। लाइक किस तरह से, भाई पहले हमारे पास क्या था, इस तरह का हमारे पास 1D बॉक्स था, यहाँ पे v नॉट इज इक्वल टू 0। जब हमने कांस्टेंट परटर्बेशन h डैश इज इक्वल टू v नॉट ऐड किया तो हमारे पास परटर्बेशन की वजह से हमारे पास जो वेव फंक्शन है, जो हमारे पास बॉक्स है वो कुछ इस तरह से हो गया कि मान लो हमने यहाँ से ऐड किया तो हमारे पास ये v नॉट क्या हुआ, ये v नॉट का हमारे पास एक परटर्बेशन ऐड हो गया, ठीक। तो हमारे पास जो करेक्शन आया था, हमारे पास करेक्शन क्या है, हमारे पास करेक्शन आया en1 इज इक्वल टू, मान लो 0 से a नॉट तक ऐड किया तो v नॉट सिंपली आ गया। अब मान लो, अच्छा ये तो हमारे पास परटर्बेशन की जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी थी वो आई। अब मान लो हमें टोटल एनर्जी लिखनी, टोटल एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टोटल एनर्जी En इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी क्या थी, n² π² h×² अपॉन 2ma², ये इनिशियल एनर्जी थी। एडिशन कितने का हुआ, v नॉट का, दिस इज द फाइनल एनर्जी। ये सिंपल आ गया। अब हमने क्या किया कि इस परटर्बेशन की जगह हमने एक लीनियर वैरिंग पोटेंशियल या एक क्वाड्रेटिक पोटेंशियल या एक क्यूबिक पोटेंशियल ऐड कर दिया। इस तरह से हमारे पास यह है सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे v नॉट इज इक्वल टू 0 या इन्फिनिटी हमने क्या किया, परटर्बेशन ऐड किया, h डैश इज इक्वल टू v नॉट टाइम्स x, डिस्टेंस वैरिंग लीनियर वैरिंग पोटेंशियल। लीनियर वैरिंग पोटेंशियल है, इसका मतलब क्या है, परटर्बेशन की वजह से हमारे पास जो बॉक्स हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसकी स्लोप क्या है, v नॉट। अब यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं, लीनियर वैरिंग पोटेंशियल, या का v नॉट स्क्वायर v नॉट क्यूब भी हो सकता था। हमने एक सिंपल एग्जांपल से v नॉट x से शुरू किया है, क्लियर है। अच्छा भाई, ओके भाई। अब इसमें करते क्या, सिंपल, जब हम लिखेंगे En1 इज इक्वल टू, हमें कैलकुलेट क्या करना है,
हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी, तो हम ई एन वन क्या लिखेंगे, सिंपली वही साई स्टार एच डैश साई फ्रॉम इंटू डी एक्स फ्रॉम द लिमिट्स, इसमें जीरो से ए तक ऐड कर रहे हैं तो पूरा जीरो से ए, इसकी लिमिट्स आपको जरूर दी होंगी जीरो से ए या जो भी दी होगी, जो भी दी होगी वो। क्लियर है? अच्छा अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या, ध्यान से देखो, जब हमने इसको लिखा यहाँ एच डैश की वैल्यू रखी क्या, वी नॉट एक्स, जब वी नॉट एक्स रखेंगे थोड़ा सुनना, शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, वी नॉट बाहर निकाल लिया, साई स्टार एक्स साई स्टार एक्स साई इंटू डी एक्स, सिंपल है, लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू ए। क्या आपने ये एक्सप्रेशन कहीं देखा सा नहीं लग रहा है, ये एक्सप्रेशन बिल्कुल एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स की तरह लग रहा है, ये एक्सप्रेशन किसकी तरह लग रहा है, वी नॉट इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स, वी नॉट इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होती है, इन द एंटी सिमेट्रिक, जो भी हमारा अनसिमेट्रिक बॉक्स होता है, अनसिमेट्रिक में क्या होता है कि हमारे पास जीरो से लेके ए तक की जो एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक्स की एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है, ए बाई टू, किसमें एंटी सिमेट्रिक में, इसमें एंटी सिमेट्रिक में। और अगर सिमेट्रिक की बात करें तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि इसमें जो बॉक्स होता है वो हमारा माइनस ए बाई टू से लेके प्लस ए बाई टू तक जाता है और बीच में जीरो आता है, इसमें बीच में क्या आएगा, इसमें बीच में ए बाई टू आएगा, इस वजह से इसमें आ जाती है ए बाई टू और इसमें आ गई जीरो, अच्छा भाई ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट ए बाई टू, तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी है वो क्या आएगा, वी नॉट इंटू ए बाई टू, वी नॉट इंटू ए बाई टू। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो हमने क्या किया, जब हमने एक कांस्टेंट परटर्बेशन ऐड किया था तो वहां पर उस कांस्टेंट के साथ में प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई हो जा रहा था इन द गिवन रेंज ऑफ द परटर्बेशन। बट अगर हमने एक लीनियर वैरिंग या क्वाड्रेटिक हमारे पोटेंशियल या क्यूबिक पोटेंशियल ऐड किया है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, तो हमारे पास जो भी कांस्टेंट है, उस जो भी फंक्शन के साथ में जो भी हमारे पास कांस्टेंट है, दैट कांस्टेंट टर्म इनटू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द टर्म, दैट एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब व्हाटएवर इट इज, उस टर्म की एक्सपेक्टेशन वैल्यू का उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस केस में जो भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी है, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट इनटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, या सिंपली आप x या एक्स स्क्वायर, जो भी यहाँ पे x के टर्म्स में बोल सकता है, एक्स स्क्वायर के टर्म्स में। हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब की बातें कर रहे हैं, हम इसे साइन एक्स कॉस एक्स की बातें नहीं कर रहे हैं, इस तरह के परटर्बेशन की बातें कर रहे हैं, सिंपल। क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स करोगे तो वहां पर उसको अलग तरह से सॉल्व करना, कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी वहां पर, ठीक है, क्योंकि साइन के 3 टर्म हो जाएंगे, फिर उसको ऐड, वो अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। इसकी कैलकुलेशन सिंपल ऐसे हो जाएगी, क्या, वी नॉट इनटू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वी नॉट इनटू द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। कोई डाउट? अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी कि हमने क्या करना है। अच्छा, इसमें कर क्या सकता है, मान लो हमें क्या दिया गया, इस तरह का पोटेंशियल दिया गया था, हमने इसमें पोटेंशियल ऐड किया, मान लो हमने ऐड कर दिया एच डैश इज इक्वल टू वी नॉट एक्स स्क्वायर इन द फुल में नहीं पूरे में। मान लो हमने क्या किया, इसको ऐड किया हमने सिंपली जीरो से लेके ए बाई टू तक, हमने क्या किया, जीरो से लेके ए बाई टू तक। तो पोटेंशियल कैसे दिखेगा, देखो a बाई टू से लेकर के वहां तक तो हमारे पास सेम पोटेंशियल था, तो a बाई टू से लेकर के a तक कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास जीरो से लेके a बाई टू तक ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन बन जाएगा। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का फंक्शन क्या होता है, ये वाला पैराबोला, यानी ये आएगा हमारे पास, समझ रहे हो। ये हमारे पास वास्तविकता में इस पोटेंशियल में अगर हम ये परटर्बेशन ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये कर्व बन रहा है। और इसमें क्या करेंगे, सिंपली हम क्या, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान सुनो, इसका आंसर क्या होगा, वी नॉट इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन द रेंज जीरो से ए बाई टू। अब इसको आप डायरेक्टली, अगर आपको याद है तो डायरेक्टली लिख दो, नहीं याद तो कैलकुलेट करना, अपना तुक्का मत चलाना यहाँ पे कि नहीं ये होता था तो हम ये कर दे, नहीं, डायरेक्टली जो भी आप अगर याद है तो ही लिखना, अगर 100% श्योर हो, वरना इसको एक बार कैलकुलेट करना, कोई बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पर।
बातें क्लियर है? आज हमने बात करी कि अगर हमारे पास एक 1D बॉक्स दिया हुआ है, नॉन डिजेनरेट केस था, सबसे सिंपल केस था, अगर इसमें हमें कोई कांस्टेंट परटर्बेशन या लीनियर वायरिंग या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पोटेंशियल दिया गया है, तो हम किस तरह से वहां पर फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। अब आगे इसमें चर्चा क्या हो सकती है? आगे चर्चा जो अगली क्लास में करेंगे वो करेंगे हार्मोनिक ऑसिलेटर या कोई भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोटेंशियल्स आपको दिए गए हैं, तो वहां पर हम किस तरह से जो करेक्शन इन द एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी उसको कैलकुलेट करते हैं और उसका वेव फंक्शन भी हम कैलकुलेट करना अगली क्लास में सीखेंगे। आज हमने वेव फंक्शन भी कैलकुलेट नहीं किया, वेव फंक्शन कैलकुलेट करना हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज सिर्फ हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी पे फोकस किया, ठीक है? तो आई होप यहाँ तक की चर्चा क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।